चलो। हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज गाइस हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमने बात करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम प्रोविजंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, राइट। उसके एनजेएसी के बारे में हमने गाइस बात किया था, राइट। इसके अलावा हमने एनजेएसी के फंक्शंस के बारे में बात किया था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में गाइस हमने लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर है, लाइव स्ट्रीमिंग है, उसमें हमने बात किया था। आज हम उससे आगे फर्दर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से जुड़ जाइए और जैसे ही आप सारे बच्चे आ जाते हैं तो हम अपना क्लास जो है आगे स्टार्ट कर देते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, मनीषका गुड मॉर्निंग, अनमोल गुड मॉर्निंग, श्वेता गुड मॉर्निंग, डॉक्टर साहब, हर्षित गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? पढ़ाई लिखाई हो रही है आपकी, नहीं हो रही? जल्दी से आ जाइए। विकास जी पढ़ाई हो रही है भाई, दोस्त नहीं हो रही? गुड मॉर्निंग जिया। वेयर इज आलिया? जल्दी जल्दी से आप बोल दीजिए एक दूसरे को। गुड मॉर्निंग अंकित, शर्मा जी गुड मॉर्निंग। शर्मा जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप। सब ठीक है ना? ऑल गुड देयर? चलो बढ़िया है। और विकास जी दिल्ली कब आ रहे हो भाई? साक्षी गुड मॉर्निंग। और अपनी दोस्त को भी बोलो भाई, साक्षी, नंदू को, फटाफट से वो आए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भाई आलिया। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमने लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके, जिसमें से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होना चाहिए, जैसे कि अपॉइंटमेंट के बारे में, एजेस के बारे में, उनके रिमूवल के बारे में, है ना। आ गई वो? चलो बढ़िया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक तो एनजेसी अच्छे से याद कर लेना आप, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में, राइट। उनके उसके मेंबर्स के बारे में, एक्स ऑफिशियो के बारे में बात कर लेना, राइट। एक स्पेशल कमेटी हमने बताई थी, वो आप थोड़ा देख लेना। नंदी गुड मॉर्निंग भाई। और फिर आप जो बात करेंगे विशेष तौर पे अगर आपको याद करना है तो एक तो उसकी स्थापना के बारे में, यानी पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। और फिर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसकी ब्रांचेज, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से ना याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष तौर पे अपॉइंटमेंट और रिमूवल। अभिषेक जी नमस्कार, संजना नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंस्पेक्टर साहब, सिसोदिया साहब नमस्ते। चले भाई स्टार्ट कर दें। अगर सभी आ गए हैं सारे बच्चे तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आधे बच्चे भी नहीं हैं, बताओ। गलत बात है भाई, आप क्लास क्यों नहीं करते हैं? Why you not taking classes? या फिर ज़्यादा पढ़ाई कर लिए? आधे से ज़्यादा बच्चे अभी क्लास के अंदर नहीं हैं, गलत बात है। बार बार हमने आपको बोला है पॉलिटिकल साइंस ही है जो आपको नंबर दिलवाएगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा ना। और आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्लासेस तो करनी पड़ेंगी आपको ना। खुद से अगर पढ़ाई आप कर पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। ड्रीम्स में होता है ये सब, सपनों में ही होता है ना।
एक्चुअलिटी में नहीं होता। आपको हर स्टेप पे आपको आपके टीचर्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। बार बार आपको क्या आएंगे, डाउट्स आएंगे, बार बार आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन सभी जगह पे आपको आपके टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कृपया करके क्लासेस मिस मत किया करो भाई। यू मस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट द क्लासेस। चलिए अब इससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों का भी नुकसान होता है। कोई मुझे बताए हमने कहाँ तक कर लिया था? शायद हमें सैलरी और वेजेस पढ़ना था, अगर मैं सही हूँ तो। एक बारी कोई बताए मुझे, मैसेज कीजिए। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे एक बारी मैसेज कीजिए कहाँ तक उन्होंने किया है। लाइक साक्षी, एक बार बताएं आप। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और फिर हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे आज, उनको जवाब भी आपको देना है ना। चलिए स्टार्ट करें भाई। जब तक बच्चे नहीं आते हैं। अच्छा 132 डन हो गया है, ठीक है। तो 132 से आगे करें हम लोग सारे बच्चे, या फिर 125, 124 शायद, विकास जी याद नहीं। अनमोल 132, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी से हम लोग क्या है थोड़ा देख लेते हैं, है ना। एक बारी जो बच्चे जो प्रेजेंट नहीं थे उनका भी एक बारी रिवाइज हो जाएगा, और हम इसको कर लेते हैं, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, है ना। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हमने आर्टिकल 124 हमने पढ़ा था, और आर्टिकल 124 में हमने किसके बारे में बात करी थी? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने एनजेएसी 124A पढ़ा था। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में हमने बात करी थी। उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी, उसकी पावर्स के बारे में हमने बात करी थी। ये कंप्लीट था सबको, सभी को क्लियर था? चलिए जिन जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है एक बारी और कर लेंगे। हम आर्टिकल 125 से स्टार्ट करते हैं, सैलरी एंड वेजेस। सारे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया है ठीक है वो छोड़ देंगे, और जिन्होंने नोट नहीं किया है, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए आर्टिकल 125 आप बनाएंगे और लिखेंगे उसमें 2-3 लाइनें। वैसे तो आपको सबको पता है, फिर भी हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते हैं, राइट। आर्टिकल 125 125 हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, और इसमें लिखेंगे डैश दे करके सैलरीज अलाउंसेज ETC ऑफ द जजेज। दुष्यंत ज्योग्राफी ऑनर्स, गुड मॉर्निंग भाई DC। चलिए सारे बच्चों को पता है भाई सैलरी कहां से दी जाती है। अगर ये नोट कर लिया है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बारी मुझे आप थोड़ा सा बताएं, आप मुझे बताएं सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूं या मैं नोट कराऊं। टेक्स्ट करिए जिन जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है टेक्स्ट मी, थोड़ा सा जल्दी भाई, अदरवाइज हम नोट कराते हैं और फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं, बस थोड़ा फास्ट। देखिए इसीलिए हम हमेशा जो क्लास है ना, क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लास में हम सारा कुछ क्या कर सकते हैं, कंसेशन से कर सकते हैं। और अभी मैसेज ही नहीं आ रहे आपके, मुझे बताइए भाई।
20 सेकंड का डिले रहता है। नोट करवाएं अंकित जी। चलिए अंकित जी बोल रहे हैं नोट करवाइए, तो 2-3 बच्चे भी और भी होंगे इसमें जिन्होंने नोट नहीं किया है। चलिए आप 2-3 लाइनें इसमें लिख लीजिए और फिर हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए लिखें फटाफट से। देयर शैल बी सतीश जी कह रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में भी है सर, थोड़ा समझा दीजिए। हाँ जी सतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे। यू आर राइट, अभी समझा देते हैं। और ये सब चीज़ें तो सतीश जी हर जगह पे ही हैं, एम लक्ष्मीकांत में नहीं है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे सब जगह पे हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें आप, आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको हर चीज़ समझ आएगी ना। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहें, थोड़ा सा पेशेंस का जो है दान दें आप, फिर देखिए आपको हर चीज़ समझ आएगी। एक आध ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको नहीं आएगा, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो चिंता ना करें। पॉलिटिकल साइंस आपकी टिप्स पे होगी, ऐसे उंगलियों की टिप्स पे हर बच्चे से हर क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा लिख लें आप इसमें, जिन जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। देयर शैल बी पेड लिखेंगे, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाएं भाई, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम होगी तो मेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 120 की होनी चाहिए, तभी मेंस लिख पाएंगे। आपको लगभग 2,500 से 3,000 वर्ड लिखने पड़ते हैं आपको मेंस में, पता है, और वो भी 3 घंटे में। और अगर आप ऐसे स्लो लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने आंसर सही लिखा या गलत, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने सभी क्वेश्चंस के जवाब टाइम पे दिए हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके लिए टाइम चाहिए आपको, है ना, तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए लिखना जरा भाई, देयर शैल बी पेड to the judges of Supreme Court, such salaries as may be determined by Parliament by law, कॉमा देके नेक्स्ट लाइन से such salaries as are specified in the second schedule of Constitution of India। एक लाइन के बाद देखिए, हम बात कर रहे थे सैलरीज के बारे में, यानी वेजेस के बारे में, अलाउंसेस के बारे में और पेंशन के बारे में। सारे बच्चों को पता है। अब देखिए, अगर आप कोई पीसीएस एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको आर्टिकल पूछेगा, सेम टू सेम आर्टिकल पूछेगा वो। आप कोई छोटा एग्जाम देंगे, एसएससी, सीपीओ, सीपीएफ वगैरह देते हैं, तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज, उनके वेजेस के बारे में बताया गया है। संविधान का कौन सा शेड्यूल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सैलरीज, वेजेस और उनकी पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है या बताया गया है। तो आपको दोनों के जवाब आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 125 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मुख्य जज यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर जजेस सभी के लिए क्या पेमेंट होगी, राइट, उनको क्या विशेष अधिकार दिए जाएंगे, राइट, कितना उनको पेंशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 125 के अंदर हैं। और ये कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करती है भारत की संसद, यानी संसद समय समय पे, टाइम पे जो पेमेंट या जो सैलरी, जो अलाउंसेस वो डिसाइड करती है
वही पेमेंट, वही अलाउंसेस, राइट, वही वेजेस किसको दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और मुख्य न्यायाधीश को, सीजेआई को दिया जाता है, राइट। और दूसरा जो आपके पास अगर हम बात करें सेकंड जो शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अंदर ये वर्णित है, इसके बारे में बताया गया है, राइट। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? अब आर्टिकल 126, सतीश जी समझ आया कि नहीं आया? आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको किसी को पता हो तो कोई बताएगा सीजेआई को अभी पेमेंट कितना मिलता है नाउ-अ-डेज, हाल ही में कितनी पेमेंट मिलती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? किसी को पता है क्या? पता कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं पता है तो ना। क्या सारे बच्चों को पता है अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजेआई? टेक्स्ट करिए। थोड़ा सा आप ना क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। जब तक क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तब तक आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में और मेरे को भी ना मज़ा नहीं आएगा भाई पढ़ाने में। तो आप थोड़ा सा मुझे ना, आप थोड़ा सा जुड़िए। बाकी बच्चों को भी बोल दीजिए, जो जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या आपके साथ वाले हैं। गुड मॉर्निंग भाई इशिका। किसी को पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कितने जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजेआई? नहीं पता है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। विकास जी 32 बता रहे हैं। विकास जी और सोच के बताएं आप 32। और कोई बताए भाई कितने जजेस हैं? हाँ जी विष्णु कुमार जी 2.1 लाख सही है जवाब आपका। विपिन जी, विपिन बता रहे हैं 34। तो ये विकास जी आप देख लीजिए ना, 34 आपके पास अभी क्या है? हाँ जी अनमोल आपका जवाब बहुत बढ़िया है। 30 प्लस 33 प्लस 1 है ना, एक सीजेआई है और बाकी 33 क्या हैं? अन्य जजेज हैं। अच्छा कोई ये बताएगा कि ये जजेज की संख्या जो है पहली बार कब बढ़ाई गई थी? किसी को पता है क्या? थोड़ा सा एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। नाइस, सारे बच्चों के जवाब सही हैं। चैनिका जी 34, नाइस, ग्रेट। अब मुझे ये बताइए जजेज की जो संख्या है पहली बार कब बढ़ाई गई थी? किसी को ईयर याद है क्या? हाँ अभी सही है विकास जी आपका। हमने आपको पढ़ाया था जब संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1+7 था। अंडरस्टैंड? लेकिन पहली बार जजेज की जो संख्या है कब बढ़ाई गई, कोई बताएगा? और ये लास्ट कब बढ़ी है, कोई ईयर पता है किसी को? कोई बताएगा विकास जी ये कब, ये 34 जो किया गया है जजेज की संख्या कौन सी ईयर में किया गया है? किसी को पता है क्या? बनिश का गलत जवाब। हाँ सर रिप्लाई तो करते हैं बट लेट पहुंचता है, तो बेटा थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएगा ना। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के जवाब देने मेरे को। अब मुझे ये बताइए ये जजेस की जो संख्या है आप जो बता रहे हैं मुझे 34, ये लास्ट कब बढ़ी थी? नो आइडिया। अभी तक जजेस की संख्या कब कब बढ़ाई गई है, थोड़ा इस पे काम करना, आप देख लेना ना। विष्णु कुमार सही जवाब, बढ़िया है, नाइस। 2019 में क्या है, जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है लास्ट बार, ठीक है। तो ये विष्णु कुमार का आंसर सही है, नाइस, बढ़िया, ऐसे ही पढ़ें। चलिए भाई थोड़ा सा हम और थोड़ी क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस होंगे। सीनू गुड मॉर्निंग भाई दोस्त, यू आर लेट, यहाँ तो टाइम पे आ जाएगा भाई। सीनू सीनू है। चलिए 3.5 लाख शर्मा जी, थोड़ा सा और देखें आप इसमें, मतलब ये देख लीजिएगा एक बार आप, है ना। चलिए सही आंसर है, बढ़िया। अब आपका एक होमवर्क है जो आपको करना है, सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए जजेस की संख्या कब कब बढ़ाई गई थी। अंडरस्टैंड और नॉट? पहली बार कब बढ़ाई गई थी और लास्ट कब बढ़ाई गई है, राइट। ये सारे बच्चों को जवाब पता होना चाहिए। श्वेता करेक्ट है आपका आंसर, बनिष्का का आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आप एक हेडिंग बनाएंगे सारे बच्चे। विपिन करेक्ट आंसर है, नाइस,
ग्रेट। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट आर्टिकल 126, नेक्स्ट आर्टिकल 126, और इसमें एक लाइन देख लिख लें आप, जिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। अंकित समझ आ रहा है भाई दोस्त कि नहीं आ रहा? सतीश जी आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ, या इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये क्या नाम है, साक्षी का रिप्लाई नहीं आता है, नंदिनी का रिप्लाई नहीं आता है। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई लोगों? थोड़ा सा देख लिया करो ना। अभी तो आपके पास वो भी है ना मोबाइल फोन, तो उसमें से भी देख के बता सकते हो, आप आंसर कर सकते हो ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब देंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस क्लियर होगा ना। चलिए लिखें फटाफट से 126 आर्टिकल में डैश दे करके। When the office of chief justice, nice, when the office of chief justice, when the office of chief justice of India is vacant, oh nice, बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। चलिए नंदिनी बढ़िया है, सुनते रहें आप। वंस यू आर अ गुड लिसनर, जब आप एक बार अच्छे श्रोता होते हो तभी आप एक अच्छे वक्ता बनते हो, है ना। यानी अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। चलिए, व्हेन द ऑफिस ऑफ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, और when the chief justice is by any reason of absence, कॉमा देके, or unable to perform the duties of his office, कॉमा देके, the duties of his office shall be performed by such person or other judges as the President of India may appoint for the purpose, full stop। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस की हम बात कर रहे थे। साक्षी का भी सेम ही रिप्लाई सुन रही हूँ सर, धन्यवाद, सुनते रहें आप, बहुत बढ़िया है। देखिए सभी बच्चों को सबको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, एक्टिंग जज की कब ज़रूरत पड़ती है, जब सीटेड जज यानी जो पहले से जज हैं वो क्या हैं, अपने ऑफिस के कामों को करने में असमर्थ फील करते हैं, यानी अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, बीमार हो जाएं, राइट, कहीं घूमने फिरने चले जाएं, या कोई कैजुअलिटी हो जाए, राइट, कोई भी इस तरह का कोई अगर घटना हो जाती है जिसमें वो अपने ऑफिस के कार्यों को करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं या नहीं कर पाते हैं, वैसी कंडीशन में, वैसे केस में क्या होता है, एक अन्य जज की क्या होती है, आवश्यकता होती है, एक अन्य जज की ज़रूरत होती है, और उसी को एक्टिंग जज बोलते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो कार्यवाहक जज, यानी उस वक्त के लिए, उस वक्त की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को क्या कर सकते हैं, एज ए एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकते हैं। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 126 के अंदर है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं?
थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करें, फिर आर्टिकल हम आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 127 फटाफट से बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक एक आर्टिकल हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए। जब आपको एक एक आर्टिकल याद होगा, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीटी के अंदर विशेष तौर पे अगर हम बात करें किसमें, पीटी में, प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर संविधान ही पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछा जाता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन किसके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। अगर 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन किसके होंगे, ये टाटा बाय बाय कौन है भैया चलिए टाटा बाय बाय मैं बोल रहा था भाई, टाटा बाय बाय गुड बाय। एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे थे दोस्त, राइट, यानी कार्यवाहक जजेस की हम बात कर रहे थे कि अगर कोई हमारे पास सीटेड जज है, राइट, और अगर सीटेड जज है, अगर वो किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार हो जाए या छुट्टी पे हो या कहीं घूमने फिरने जाए, है ना, किसी शादी पार्टी के प्रोग्राम में भी तो जा सकता है जज, ऐसा थोड़ा ना कि वो कहीं नहीं जा सकता। मतलब किसी भी वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाए, नहीं, अपनी घरवाली से झगड़ा हो जाए तो हो सकता है वो ना ऑफिस आ पाए, तो वैसी सिचुएशन में काम करने के लिए जज तो चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, टाटा गुड बाय। तो वैसी सिचुएशन में क्या है, हमें एक्टिंग जज की क्या होती है, जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, एक एक्टिंग जज की, यानी एक कार्यवाहक जज की क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसको नियुक्ति दे सकते हैं, राइट। अब ध्यान रखेंगे कोई भी जज हो, लाइक एडोक हो, एक्टिंग जज हो, राइट, उनके जो विशेष अधिकार होते हैं, पेमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो सब सेम ही होते हैं, ठीक है। चले क्लियर है भाई, टाटा बाय बाय, या एक बार और रिपीट करें। आर्टिकल 127 और लिखेंगे इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ये ऐसे आर्टिकल हैं वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, विशेष तौर पे यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, पीसीएस दोगे तो उसमें से सेम टू सेम आर्टिकल्स आपसे पूछेंगे। आपको आर्टिकल का अगर हेडिंग भी याद है तो आपका काम बन जाएगा। यूपीएससी में थोड़ा सा वो डिटेल में जाता है, थोड़े ऑप्शंस में जाता है, लेकिन पीसीएस वगैरह में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हेडिंग पूछता है और हेडिंग को मैच करवाता है, मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है पीसीएस। तो सबने नोट किया आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, यानी अगर हिंदी में कहूँ तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। तो एक लाइन इसमें आप थोड़ा लिख दें, फिर हम इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे। इफ एट एनी टाइम इफ at any time there should not be a quorum, quorum को अंडरलाइन करना, quorum को अंडरलाइन करना। कोई बताए भाई पार्लियामेंट का कोरम क्या होता है, लोकसभा का कोरम और राज्यसभा का कोरम अलग अलग, टेक्स्ट करिए जल्दी जल्दी। कोरम के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो जरा मेरे को एक बार आप बताएं, कोरम को टेक्स्ट करें, लोकसभा और राज्यसभा का कोरम क्या है, टेक्स्ट मी फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। कोरम लोकसभा का और राज्यसभा का क्या है जरा बताएं। खुशबू 54, 1/10 मानसी, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ना, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट, हाँ 1/10 या 10% भी कई बार होता है, और 54 ये कम से कम आप बता रहे हैं, 1/10 सही है, सबके जवाब बढ़िया हैं, काफ़ी समझदार हो गए आप तो भाई, वेरी गुड।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही डॉक्टर साहब। नाइस नंदू बाबा, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जानेंगे ना, रटा दूंगा, रटा। पॉलिटिकल साइंस, चलिए मेंस में भी ऐसे ही होंगे आपसे क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, नाइस, ग्रेट। तो लिखना जरा, अगर आपको कोरम समझ आ गया तो बस तो एडहॉक जजेस का काम हो गया। लिखे जरा, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी ए कोरम, देयर शुड नॉट बी कोरम, not be a quorum of the judges of Supreme Court, available to hold or continue any session, of the court the Chief Justice of India, the Chief Justice of India with consulting President of India, with consulting or requesting to President of India request in writing the attendance of at the sitting of court as an ad hoc judge, for such period as may be necessary। देखिए नोट कर लिया सबने। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 127 में। देखिए कई बारी आपको पता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की और हिस्ट्री में जाऊं, स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या थी 8, 7 + 1, और रीजन इसका क्या था, हमारे पास हमारी जनसंख्या की ज़रूरतें, राइट, उनकी प्रायोरिटी, केसेस की संख्या। तो वो केसेस की संख्या, जनसंख्या, बाकी चीज़ें क्या थी उस टाइम पे, कम थी। लेकिन अगर हम देखें डे बाय डे हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, राइट। हमारे यहाँ पे केसेस, क्राइम के नेचर्स वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं। यू गेट माय पॉइंट और नॉट। तो इन तमाम चीज़ों में क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जजेस की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर क्या है, एक प्रेशर है, एक दबाव है, मतलब एक जिसे कहते हैं आपके पास में विशेष तौर पे ज़्यादा दबाव है जुडिशरी के ऊपर, राइट। अब ये जुडिशरी इस दबाव को, इस प्रेशर को कैसे रेगुलेट करती है, राइट। लगातार हम जजेस रख नहीं सकते, परमानेंट जजेस हम रख नहीं सकते, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो केसेस होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, राइट। जब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केसेस का दबाव बढ़ता है, वर्डिक्ट का दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे सिचुएशन में जब जजेस की संख्या कम पड़ती है तो फैसलों के निपटान के लिए, केसेस के रिजोल्यूशन के लिए, उनको समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट टाइम पे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महोदय को रिक्वेस्ट करते हैं राइटिंग में कि हमें क्या चाहिए, इतने जजेस की संख्या और अभी हमको रिक्वायर्ड है, आप इतने जजेस को क्या करें, एज ए एडहॉक जज यहाँ पे अपॉइंट करें, भर्ती करें, सो दैट कि ये जो हमारे केसेस हैं, हमारे जो मामले हैं, हम इनको क्या करें, इनका निपटान कर पाएँ। यू गेट माय पॉइंट और नॉट। तो ये क्या है, कुछ वक्त के लिए होते हैं,
सच पीरियड एज नेसेसरी, ऐसा टाइम, ऐसा वक्त जो आवश्यक है, ज़रूरी है, उसी वक्त तक के लिए क्या किया जाता है, इन एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और जैसे ही काम सॉल्व हो जाता है, जैसे ही आपका काम निकल जाता है, वापस से फिर क्या हो जाते हैं, ये अपने घर चले जाते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? गुड मॉर्निंग गाइस, क्लियर हुआ सबको? समझ आया? चैनिका नाइस आंसर, क्लियर है भाई? थोड़ा टेक्स्ट कर दीजिए। आर्टिकल 128, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटेंडेंस ऑफ, नाइस, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये खुशबू जी का एक क्वेश्चन है, सवाल है कि एडहॉक जजेस को क्या सेम सैलरी मिलती है? देखिए, ये बड़ा ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है एक आपका। सैलरी वो मिलेगी, उनको सुविधाएं वो मिलेंगी जो संसद डिसाइड करेगी। अगर संसद, राष्ट्रपति महोदय अगर डिसाइड करते हैं कि सेम सैलरी मिलनी चाहिए तो सेम मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए भाई, अगर किसी से काम निकलवाना है तो कई बार ज़्यादा भी पेमेंट करनी पड़ जाती है ना सिसोदिया साहब। लेकिन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि सीजीआई से ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, जो परमानेंट हैं उनसे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड और नॉट? तो आपको जवाब क्या देना है, सीधा सिंपल सा जवाब देना है। हमने आपको अभी सैलरी और वेजेस के बारे में आर्टिकल 125 में बताया था। सैलरी और वेजेस और अलाउंसेस वो होंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इस केस में भी क्या होगा भाई सिसोदिया साहब, जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वही पेमेंट उनको मिलेगी एडहॉक जजेस को। अब वो कम अगर डिसाइड करती है तो कम मिलेगी, ज़्यादा डिसाइड करती है तो ज़्यादा मिलेगा। एक फिक्स टेन्योर के लिए जितना डिसाइड कर सकते हैं वो उनको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब इसमें सेम मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा सा जवाब देना क्या है, समुचित नहीं है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े भाई। चलिए, जैसे मैं आपको अगर, चलिए बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट लिखेंगे आप आर्टिकल 128 के बारे में, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जितने भी रिटायर्ड जज होते हैं उनकी सिटिंग को जो है, उनकी अटेंडेंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये क्या है, ये प्रोविजन बताता है आर्टिकल 128। देखिए, ये इसको सिर्फ आर्टिकल 128 को जोड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी जो रिटायर्ड जज हैं, राइट, वो उनके पास में क्या होता है, अपने जीवन का एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, एक लंबा अनुभव होता है न्याय के क्षेत्र में, राइट। और न्याय के क्षेत्र के उतने बड़े एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेने के लिए उनको क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स में उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी अटेंडेंस है, वो सुनिश्चित की जाती है, ताकि उनके अनुभवों का क्या किया जाए, लाभ लिया जा सके। तमाम फैसले करने में क्या किया जा सके, उनका लाभ लिया सके, उनका फ़ायदा उठाया जा सके, इसलिए उनकी अटेंडेंस है वो क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। अंडरस्टैंड नॉट? आपको पता है जुडिशरी बहुत बिजी है हमारी, और इतना बिजीनेस के साथ साथ तमाम फैसलों को पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, राइट, उनको गो थ्रू करना एक जज के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वैसी सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कोई पहले से वर्डिक्ट किसी ने दिया है और उसके बारे में उनको जानकारी है, तो उसके बारे में उनकी राय जो है, उनका मशवरा है, उनके सजेशन से वो लिए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस वजह से क्या किया जाता है, उनकी अटेंडेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 129, नेक्स्ट आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, यूपीएससी पूछ चुकी है इससे, पीसीएस वगैरह में तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक लाइन इसमें लिखेंगे आप, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी
द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. नोटेड गाइस। आर्टिकल 129 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको विशेष तौर पे एक अभिलेखीय न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं, उसके वर्डिक्ट्स होते हैं, उनका क्या रखा जाता है, एज ए अभिलेख के तौर पे, राइट, एज ए प्रूफ के तौर पे, एक रिकॉर्ड के तौर पे क्या किया जाता है, उनके फैसलों को संजो कर रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, यानी न्यायिक अवमानना के लिए क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, वो पनिश कर सकता है, उसको सजा सुना सकता है। आर्टिकल 129 क्लियर है गाइस? सबको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। बाद में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो फटाफट से आप मुझे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बताएं, समझ आया नहीं आया जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट में गाइस क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आर्टिकल 130 और 130 में लिखेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लगातार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, लगातार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी डीसी साहब, हम कर देते हैं। देखिए डीसी साहब, हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, या आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं, उसके वर्डिक्ट्स होते हैं, उसके फैसले होते हैं, उनको क्या रखा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे, राइट, एक अगर मैं कहूँ आपसे तो एज ए अभिलेख, अभिलेख समझते हैं ना आपको, अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़े, अभिलेख पढ़े, सुने, क्या था उसमें, उनके फैसले, उसकी राजाज्ञाओं के बारे में क्या है बताया गया था, वो पत्थरों पे लिखे हुए हैं, है ना, ताम्र पत्रों पे लिखे हुए हैं। सबको पता है नहीं पता, ये सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं उनको क्या है, सेव करके रखा जाता है, ताकि बाद में कभी जरूरत पड़े तो रेफरेंस के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा सके। तो कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक अभिलेखीय न्यायालय की तरह काम करता है। सारे फैसलों को क्या किया जाता है, सेव करके रखा जाता है रिकॉर्ड के तौर पे। और सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहा है, राइट, इसे न्यायिक अवमानना बोलते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, उसकी बात को मानने से इनकार कर देना। तो कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता है या उसकी न्याय की, उसके वर्डिक्ट की अवहेलना करता है, वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पनिशमेंट देने की, सजा देने की ताकत है, पावर है, शक्ति है। ये हम बता रहे थे। डीसी समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130, वेरी इंपॉर्टेंट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टार लगाएं आप इस पे, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीट कैसी होगी, है ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की होगी या फिर लेदर की होगी, ऐसा कुछ। चलिए बढ़िया। देखिए, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, जगह, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ रहेंगे, उनकी जगह कहाँ पे होगी, यानी उनका ऑफिस कहाँ पे होगा। चलें,
तो एक लाइन आप जरा इसमें नोट कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, अंडरलाइन करें, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस, और इन सच अदर प्लेस as the CJI, as a CJI, as a CJI may, with the approval of President, from time to time appoint, from time to time appoint। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है, या अगर कहें हम कहाँ पे वो काम करेगा, तो प्रारंभ में जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान था वो था कहाँ पे, कोलकाता। लेकिन आज़ादी के बाद इसका जो स्थान है वो नई दिल्ली निर्धारित किया गया। ठीक है, साथ ही इसमें एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है, यूपीएससी ने जो पूछा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट अपने जो फैसले हैं, क्या वो दिल्ली के बाहर भी जाकर के सुना सकता है? क्या अपनी कार्रवाई दिल्ली के बाहर भी हो सकती है? यस, जवाब क्या होगा? यस, हो सकती है। अगर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करें और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल ले लें, तो दिल्ली के बाहर भी क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेज हैं या उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो सकती हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी बच्चों से, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की अगर कार्रवाई दिल्ली से बाहर होगी तो इसके क्या फायदे होंगे। मेरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की अगर कार्रवाइयाँ हैं, अगर वो दिल्ली से बाहर होंगी, किसी और राज्य के अंदर होंगी, किसी और स्थान पे होंगी, तो इसके क्या फायदे होंगे। एक मेंस का क्वेश्चन है, आपको इसको लिख करके लेके आना है, मेरे को बताना है। ठीक है, आप चाहो तो बाद में इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, मतलब मोटा मोटा मुझे लगभग 10 पॉइंट्स आप बना करके बताएंगे कि क्या फायदा होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है वो दिल्ली से अगर बाहर होती है तो। क्लियर हुआ सबको? चलें, आर्टिकल 131, 131 जी, श्वेता जी, आप मुझे बाद में सभी रिप्लाई करेंगे। नाइस, वेरी गुड। बाद में आप मुझे क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। चलिए, आर्टिकल 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेबल क्वेश्चन है ये। दोनों जो हमने आपको बताए अभी, एक तो सुप्रीम कोर्ट की सीट, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है इसमें, और अब वापस से हम इसका ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है, प्रारंभिक जो इसकी अधिकारिता है, मूल अधिकारिता है, वो क्या है, जरा देखें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फटाफट से आप इसमें एक स्टार लगाएं और डैश देकर लिखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डैश देकर लिखेंगे आप। To the provision of this constitution, to the provision of this constitution, the Supreme Court shall to the provision of this constitution, the Supreme Court shall have an original jurisdiction, shall have an original jurisdiction in any disputes, डैश देके नेक्स्ट लाइन से, in any disputes, डैश देके नेक्स्ट लाइन से, नंबर 1, dispute between
डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट में लिख दिया करो आप GOI, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, मान लेते हैं भारत सरकार और एक से ज्यादा राज्य के बीच में अगर कोई क्या है, विवाद है, कोई विवाद की स्थिति है, कोई डिस्प्यूट है, वैसे केस में सीधा केस कहां पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। पहले सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। आप सीधे डायरेक्ट क्या करते हो, क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपना जो केस है लेकर के जा सकते हो। बाकी अन्य केसेस में ऐसा नहीं होता। हमने और भी आपको उससे पहले भी बताया था फंडामेंटल राइट के केसेस में, है ना, आप सभी को याद होगा। तो फिलहाल लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 1, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज्यादा राज्य के बीच में कोई विवाद है किसी बात को लेकर के, राइट, किसी टेरिटरी को लेकर के, है ना, किसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, किसी रिवर फ्रंट को लेकर के, या कोई और किसी भी वजह से क्या है, अगर केंद्र सरकार और एक या एक से ज़्यादा राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो ये जो मूल ओरिजिनल होगा या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी इसमें पहले सुनवाई करने का जो अधिकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। सेकंड पॉइंट, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अब याद रखेंगे यहां पे केंद्र सरकार बीच में नहीं है, केंद्र सरकार किसी भी पक्ष में नहीं है, राइट। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में क्या हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो भी इसकी सुनवाई कहां पे की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी, डायरेक्ट सुनवाई। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड dispute between government of India and any state on one side, any state on one side and one or more other state in another side। तीसरा केस ये है कि अगर भारत सरकार एक तरफ हो और राज्यों के 2 गुट बन जाएं, यानी एक तरफ एक राज्य और एक से ज़्यादा राज्य हो और एक तरफ भारत सरकार हो, वैसे केसेस में भी क्या होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये फैसला कहाँ पे करवाया जाएगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो ये 3 केसेस हैं, हम इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप, गाइस कुछ टेक्निकल इश्यू था, शायद कुछ कोई प्रॉब्लम थी। तो अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप मुझे अपना थंब इम्प्रेशन एक बार ज़रा दें, मुझे टेक्स्ट करिए एक बार ताकि हम आगे स्टार्ट करें। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सबको समझ आ गया भाई? बहुत ही बढ़िया, सो स्वीट ऑफ, सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं हमारे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अभियान ना एकदम इतने सिलेक्शन आप इस बार दो, इतनी मेहनत करो, है ना, इतनी मेहनत करो कि पता चल जाए कि भाई दुनिया में सिर्फ और सिर्फ संसाधन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। नहीं, अगर हमारा डेडिकेशन मजबूत है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ आगे बनना है, स्पिरिट ऐसी अगर हमारे अंदर है, तो कोई भी लक्ष्य, राइट, वो क्या है, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप अचीव कर सकते हो। तो आप ना एकदम लग जाइए पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। 2022 जो है वो बिना सफलता के नहीं जाना चाहिए, बिना सिलेक्शन के नहीं जाना चाहिए।
एट एनी कॉस्ट। हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। इस कमिटमेंट के साथ में आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करना है और खूब न्यूज़पेपर पे, करंट अफेयर पे वर्क करना है ना। सारी चीज़ें क्या है, एक बार आप भूल जाइए। बार बार हम आपको यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके वापस से नहीं आएंगे। एक ही बार मेहनत करो, एक ही साल मेहनत करो और पूरी ताकत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरे जोश के साथ करो, सो दैट कि रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आए, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा करने से काम नहीं चलेगा। चलो, बाकी आप सारे बच्चे सभी समझदार हैं। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सब बच्चों को क्लियर हो गया है। आर्टिकल नेक्स्ट लिखेंगे, आर्टिकल 130। अच्छा हाँ, एक लाइन इसमें जरा लिखें, इसके अलावा भी आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किन किन केसेस में है, तो आप एक लाइन उसमें और लिख दें। इफ एंड so far as the dispute involve if and so far as the dispute involves in any question on which the existence or extent of a legal right depends, यानी इसके अलावा कोई और विधि का, लॉ का, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई सवाल है जिसका इंटरप्रिटेशन, जिसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना है, वैसे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल रहेगी, मूल रहेगी, प्रमुख रहेगी। ये आर्टिकल 131 का था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आर्टिकल डालेंगे आप, आर्टिकल 132, 132 के बारे में हम बात करेंगे और 132 में लिखेंगे आप डैश दे करके। सारे बच्चे सभी बच्चों को समझ आ रहा है? आप एक बारी मुझे टेक्स्ट करें। आप सभी बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आर्टिकल 132 132 लिखेंगे इसमें, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट in regard to question as to, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू अपील फ्रॉम द कोर्ट, अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट लिख देंगे, कोर्ट की जगह पे अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, appellate jurisdiction of Supreme Court in regard or in appeals from high courts in certain cases। इसमें एक लाइन आप लिख दें, an appeal shall lie to the Supreme Court, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final order
of High Court of a High Court and Territory of India the case may be civil or criminal. The case may be civil or criminal, comma देखिए, that involves a substantial question of law, as to the interpretation of this constitution, full stop. आर्टिकल 132 जो है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट का कोई भी फैसला हो, कोई भी डिक्री हो, कोई भी ऑर्डर हो, फाइनल ऑर्डर हो, और वो किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो सिविल केस हो या कोई क्रिमिनल केस हो। इसके अलावा कोई ऐसा सबस्टांशियल क्वेश्चन, यानी ऐसा कोई सारवान लॉ का प्रश्न है, कानून का ऐसा कोई प्रश्न है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता महसूस की जाती है, उन सभी केसेस के अंदर, उन सभी मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास में केस को ले जाया जा सकता है। गाइस सबको समझ आया ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 132 क्लियर है गाइस? टेक्स्ट में अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 133 133 आर्टिकल जल्दी बता दीजिए, डू इट फास्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 133 133 एक डालेंगे आप और इसमें लिखेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन of Supreme Court in appeal from appellate jurisdiction of Supreme Court in appeal from High Court in regard to civil matters, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 133 में क्या है, कोई भी सिविल मामले हैं, सिविल मामलों से मतलब क्या हुआ हमारा, रुपया पैसा से संबंधित कोई जमीन का मामला है, राइट, रुपये पैसे से संबंधित मामला है, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मामला है, उन सभी मामलों में कहाँ पे अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपको याद होना चाहिए एक न्यू रोस्टर सिस्टम आया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा पढ़ लेंगे घर पे जाके, न्यू रोस्टर सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखेंगे, जैसे न्यू रोस्टर सिस्टम की जो विशेषता है वो क्या है गाइस, न्यू रोस्टर सिस्टम में जितने भी हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हो सकते हैं, केंद्र राज्य से संबंधित कोई प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी की सुनवाई जो है वो CJI करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा और जितने भी मामले होते हैं, राइट, वो सब कौन देखता है, अदर जजेस, अदर 33 जजेस उसको देखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यू रोस्टर सिस्टम की ये खास बात है, विशेषता है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। और घर पे जाकर के आप इसको न्यू रोस्टर सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देख लेंगे, कब से ये एग्जिस्टेंस में आता है, ये थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जितने भी सिविल केसेस होते हैं, यानी रुपये पैसे से, धोखाधड़ी वगैरह से संबंधित जितने भी मामले हो सकते हैं, टैक्सेशन से संबंधित मामले हो सकते हैं, जमीन का कोई विवाद हो सकता है, सिर्फ सर ना फूटे उसमें, समझ रहे, नहीं तो क्रिमिनल बन जाएगा वो। क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहे, क्रिमिनल केसेस के लिए अगला आर्टिकल आएगा 134। तो सिविल मामलों में जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं सभी में अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्लियर है गाइज? आर्टिकल 134। नेक्स्ट लिखेंगे
आर्टिकल 134 और डैश देकर लिखेंगे इसके अंदर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। और इसका जवाब यही है, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, राइट, क्रिमिनल मैटर्स में क्या हो गया भाई, मर्डर हो गया, रेप की घटनाएं हो गई, है ना, या इसके अलावा जो भी अगर हम कहें जिनमें कोई क्राइम आपको दिखाई दे रहा है, राइट, वो बेसिकली ध्यान रखेंगे आप, वो किस में आएगा, क्रिमिनल मैटर्स में आएगा। ज़्यादातर मर्डर, रेप, मारपीट, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। तो मारपीट के जो छोटे मोटे केसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन गाइज विशेष तौर पे जिससे जान जाने का खतरा हो, ऐसी कुछ मारपीट हो गई है, ठीक है, जिससे जान जा रहा है, वो सारे मैटर्स जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कहाँ पे अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, आर्टिकल 134। नेक्स्ट आर्टिकल डालेंगे आप, आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? आर्टिकल 135 jurisdiction and power of federal court। jurisdiction and power of federal court। पहली बारी फेडरल कोर्ट का जो जिक्र होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में होता है, भाई ध्यान रखना। और 1935 के एक्ट के बाद 1937 में 1937 में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट क्या है वो एग्जिस्टेंस में आता है, वो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। चलिए, jurisdiction and power of the federal court under existing law, under existing law to be exercisable by the Supreme Court। I am repeating, jurisdiction and power of the federal court under existing laws to be एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी जो फेडरल कोर्ट था आपका 1937 का, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद जो एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है, वो सारी जितनी भी पावर फेडरल कोर्ट के पास थी वो कौन एक्सरसाइज करेगा, उनका इस्तेमाल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट नाउअडेज। ये इसका मतलब है। होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 136। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक लाइन आप लिखेंगे इसके अंदर, द सुप्रीम कोर्ट में इन, the Supreme Court may in, the Supreme Court may in its discretion, in its discretion, comma, grant special leave to appeal from any judgment decree, comma, determination, sentence or order in any cause made by any court or tribunal in territory of India,
आर्टिकल 136 कहता है, आर्टिकल 136 में ये बताया गया है कि कोई भी अगर ट्राइब्यूनल है, कोई भी कोर्ट है, उसने कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी डिक्री दी है, कोई भी उसने डिटरमाइन कुछ किया है, कोई भी सेंटेंस उसने सुनाया है, उन सभी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपील करने का क्या कर सकता है, हक दे सकता है, अधिकार दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की विशेष पावर के अंदर आता है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? टेक्स्ट मी। स्टार लगाकर लिखेंगे 137, आर्टिकल 137। गिव अ बिग स्टार एंड स्टार्ट राइटिंग। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। मैं इसमें कोई नोट नहीं करा रहा हूं आपको, सिर्फ इतना आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी फैसले को, किसी भी ऑर्डर को, अपने किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने की ताकत रखता है। वो अपने किसी भी पहले के फैसलों को क्या कर सकता है, देख सकता है, रिव्यू कर सकता है और उनको पलट भी सकता है। अपने लिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बदल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 137 इसके लिए प्रोविजन निर्धारित करता है। क्लियर है सबको? थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप, क्योंकि काम हमारे पास ज़्यादा है और वक्त है कम। सुप्रीम कोर्ट को आज हमें इसको ख़त्म करना है। सबको क्लियर हुआ? आर्टिकल 137 आप इसको स्टार्ट दे के लिखेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति होती है, अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति इसको कहते हैं, ताकत इसको कहते हैं। क्लियर है गाइस? जल्दी बताइए। टेक्स्ट मी प्लीज। नेक्स्ट लिखेंगे भैया आर्टिकल 138, 138 आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और नोट करें भाई, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, ऐसा तो नहीं आप बोर हो रहे हैं? अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्लास बंद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, काम बहुत है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वे ऑफ यूपीएससी के जो रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इसका जो रास्ता है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, बड़ा ही चैलेंजिंग है। इसमें बहुत बारी क्या करेंगे आप थोड़े से हतोत्साहित होंगे, मतलब कह सकते हैं कि आपका जो इंकरेजमेंट है वो कम होगा, है ना। पढ़ने लिखने में मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, क्या बोरिंग लाइफ हो जाती है ना। एक ही घर में पड़े रहो, एक ही कमरे में, वही किताबें, वही हिस्ट्री पॉलिटी, वही ज्योग्राफी, है ना। तो कई बारी क्या होगा, बोरियत महसूस होगी। तो ध्यान रखें, जब जब आपको बोरियत महसूस होती है, जब जब आपको कुछ ऐसा फील होता है कि अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो याद रखेंगे आप हमेशा, एक मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। तन्हाई में रहोगे तो महफिलें घेर लेंगी, ये बात याद रखना। जितना ज़्यादा तन्हा रहोगे, जितना ज़्यादा अकेलापन में आप अपना वक्त बिताओगे, किताबों के साथ अपना वक्त बिताओगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आपको महफिलें मिलेंगी, उतने ही ज़्यादा लोग आपको क्या करेंगे, और तमाम तरह के मीटिंग्स में आपको इनवाइट करेंगे, है ना। तो आप अभी अगर थोड़ा अकेला रहते हैं, अभी अकेले रहने की आदत डाल लेते हैं, तो बाद में बाकी का जो आपका जीवन है वो बढ़िया पार्टियों में गुजरेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा जब जब आप लगे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, लो आप फील करते हैं, तो याद रखें ये वक्त है, कट जाएगा। वक्त की खास बात क्या होती है। एक और मैं आपको शेर सुनाता हूँ जो अब ये पता नहीं किसका है, ठीक है, लेकिन मैं सुना देता हूँ आपको, काम आएगा आपके। देखिए वक्त की खास बात क्या है, उस वक्त के बारे में किसी ने बताया इसमें कि जुबां से होके दिल में उतर जाएगा। जुबां से होके, थोड़ा बाबा बोले आप, जुबां से होके दिल में उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। अच्छा वक्त भी गुजरता है, बुरा वक्त भी गुजरता है, ये परमानेंट नहीं रहता, राइट। तो अगर मान लेते हैं आप थोड़ा बोर फील करते हैं, या अगर आपको थोड़ा लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है,
तो आप ध्यान रखें, ये गुजर जाएगा ना। आगे बढ़े भाई, थोड़ा कोई वाह वाह तो करते ही नहीं है, क्या मतलब तुम लोग, हमारी ऑडियंस मतलब वो वाली बात नहीं, कोई तो वाह वाह बोलते भाई। चलें आगे बढ़े, किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, नॉट फीलिंग गुड, वाह 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 वाह, अभी आया है खुशबू का, चलो बढ़िया, अच्छा है। लिखें नेक्स्ट, सिर्फ एक खुशबू का आया है, वो भी नाम बदल के, ये डॉक्टर साहब ने अभी, ये संजना तो पता नहीं, ये सिर्फ थंब इम्प्रेशन इसका चलता है, पढ़े लिखे होने के बाद में भी संजना आप थंब इम्प्रेशन, ऐसे वाह वाह बोलते हैं, ऐसे वाह वाह ऐसे करते हैं, तुमको पता ही नहीं है, कभी गए नहीं है क्या मुशायरा शाम में, ऐसे जाया करो भाई, कभी कभी जाया करो। जैसे अभी जश्न रेखता का अभी आएगा, तो जैसे ये कोविड ने सब बेकार कर दिया है, तो उसमें थोड़ा जाना। हाँ ये विपिन का सही है, मौज कर दिए ना, करूँगा बेटा, खुलने दे फिर मैं तेरी मौज करूँगा। चलिए नाइस, बढ़िया। लिखें नेक्स्ट, आर्टिकल 138, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ बताऊंगा अभी, फिलहाल लिखो एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक लाइन जरा इसमें आप नोट कर दें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट shall have such jurisdiction and power with respect of any of matter in the union list as may by law parliament decided। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसका एनलार्जमेंट है, अपनी शक्तियों का विस्तार है, वो वहां तक कर सकता है जहां पे यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। यानी संसद, हमने आपको संविधान की 7th शेड्यूल के बारे में कई बार हमने चर्चा की है, और 7th शेड्यूल को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं, और वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं जो कि अभी 100+ हैं, उन सभी मामलों में जहां पे संसद निर्धारित करे, संसद सुप्रीम कोर्ट को पावर दे, उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति को विस्तारित कर सकता है, अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, इनलार्ज कर सकता है, इनहांस कर सकता है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? टेक्स्ट में इट इज क्लियर टू ऑल गाइज? थोड़ा जल्दी से आप बताएं। नेक्स्ट आर्टिकल लिखेंगे आप, आर्टिकल 139, और लिखेंगे आप आर्टिकल 139 में कन्फर्मेंट, ग्रेट, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट of the Supreme Court of powers to issue certain writs, conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs। देखिए, हमने आपको आर्टिकल 32 में पढ़ाई थी, डिफरेंट रिट्स के बारे में पढ़ाया था हमने आपको। अगर किसी बच्चे को याद हो तो ये रिट इश्यू करने की जो ताकत है वो संसद जो है वो प्रोवाइड करती है, या कहें भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, या ये पावर जो रिट इश्यू करने की पावर है वो हाई कोर्ट के पास में भी होती है। तो जब कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति
है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता है, राइट, तो वैसी सिचुएशन में यानी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, रिट इश्यू करता है। और उन रिट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, तो वो जो रिट्स हैं, वो जो रिट्स की जो पावर है रिट इश्यू करने की, वो कौन देता है, भारत की संसद है, भारत का संविधान है, किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को। अब आपको बताना है कितने टाइप की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, उन सभी के नाम मुझे बाद में आपको कमेंट करके बताने हैं सारे बच्चों को, और साथ ही साथ आपको उनके मतलब भी बताने हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए आर्टिकल नेक्स्ट लिखेंगे आप, आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 लिखेंगे, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा जल्दी, थोड़ा स्पीड आप थोड़ा पकड़ लीजिए ताकि हम इसको आज खत्म कर दें। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक लाइन लिख देना आप एंसिलरी पावर्स में सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर conferring upon, for conferring upon the Supreme Court, conferring upon the Supreme Court such supplemental powers, such supplemental powers not inconsisting, not inconsisting with any of the provision of this constitution। देखिए बार बार हम आपको बता रहे हैं, भारत की संसद के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, अंडरस्टैंड और नॉट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी भारत की संसद के पास ये अधिकार होता है। लेकिन आपको याद रखना है, ऑल्दो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की पावरों में क्या है, कमी नहीं की जाती है, और नहीं इसमें अगर ऐसा किया जाता है तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होगा, वायलेशन होगा, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसका वायलेशन होगा। तो संसद क्या करती है, लगभग लगभग हमेशा हर केस में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं बढ़ाई जाती हैं। और इसमें एंजिलरी पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अगर संसद को लगता है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, संसद को अगर लगता है कि उसे किसी फैसले में इनकी पावर्स में क्या की जानी चाहिए, कोई बढ़ोतरी की जानी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा उसको पावर्स दी जानी चाहिए, सो दैट, और जिसको सप्लीमेंट्री पावर, अंडरस्टैंड नॉट, किसी काम को करने के लिए एक पहले से पावर दी गई है, लेकिन अपने फैसलों को और फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या पावरों की जरूरत होगी, वो सारी पावर्स पार्लियामेंट, संसद क्या है, प्रोवाइड कर सकती है। बट वो किसी और प्रोविजन के साथ में क्या नहीं हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, असंबद्ध ना हो। आर्टिकल नेक्स्ट लिखेंगे आप, आर्टिकल 141, स्टार लगाएंगे आप इस पे, आर्टिकल 141 स्टार लगाएंगे आप और लिखेंगे इसमें डैश दे करके, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, law declared by Supreme Court to be binding on all courts in India। आर्टिकल 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिसीजन, सारे कोर्ट पे क्या होता है, ये बाध्यकारी होता है, सबको फॉलो करना होता है। क्लियर है? अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन है मेरा सभी बच्चों से, क्या भारत सरकार के संसद के बनाए गए सभी कानून सभी राज्यों के द्वारा या सभी राज्यों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं? क्या मानना जरूरी होता है? ये मानना ही चाहिए। अगर कोई राज्य अगर मान लेते हैं नहीं मानता है संसदीय कानून को, पार्लियामेंट्री लॉ को,
तो संसद के पास या भारत सरकार के पास क्या अधिकार हैं, क्या एक्शंस भारत सरकार ले सकती है, ये क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, क्लियर है भाई। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 enforcement of decrees and orders of Supreme Court, enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery etc. full stop। नोटेड। आर्टिकल 142 के बारे में हम बात कर रहे हैं गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी ईटीसी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, उनकी डिक्रीज होती हैं, उसके आदेश होते हैं, उन सबको इन्फोर्स कराना और इन्फोर्स कराने के लिए पावर ये संसद उसको निर्धारित करती है। लेकिन जितने भी वर्डिक्ट्स होते हैं, इसके ऑर्डर्स होते हैं, उनको इन्फोर्स कराना क्या होता है, भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, भारत सरकार की संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। अंडरस्टैंड और नॉट। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं, इन्फोर्स नहीं करवा पाते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उनको सजा दे सकता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट डालेंगे आप आर्टिकल 143 और 143 का मतलब आमी तुमी के भालोबासी नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है तो। चलिए आर्टिकल 143, चलिए लिखें आप नेक्स्ट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 143। और मैं इसमें आपको कोई नोट नहीं करा रहा हूं, आप सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको सिर्फ सुनना है। देखिए आर्टिकल 143 के अंदर क्या है, भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी मामले में, किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में, किसी भी विषय पे सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट से उसकी सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मांगी गई किसी भी सलाह, किसी भी मैटर पे उसकी विशेषज्ञता के आधार पे उसको सलाह देना। अब सलाह को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति महोदय के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना आवश्यक है, बाध्यकारी है, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति के द्वारा मानना बाध्यकारी नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट, क्लियर है? समझ आया आपको कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी से बताएं आप। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है सब बच्चों को? नाइस। आर्टिकल 144 144 सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज, श्वेता जी रिपीट कर देते हैं, हम लोग अभी कर देते हैं। आप आर्टिकल लिखेंगे 144 सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 144 पहले नोट कर लें। हम आपको 143 भी एक्सप्लेन कर देते हैं और 144 भी कर देते हैं। आर्टिकल 143 है 143 कहता है श्वेता, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले में, किसी भी विषय पे, है ना, किसी भी जजमेंट के बारे में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है किसी पर्टिकुलर मामले पे सलाह देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्लाइज्ड है,
सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई किसी भी सलाह पे, किसी भी विषय पे, किसी भी मुद्दे पे अपनी सलाह उनको दे। लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट फोर्सफुल कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई किसी भी सलाह को माने ही। वो मान भी सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं मानने से। क्लियर है गाइज? अभी क्लियर है भाई श्वेता? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल 144 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखेंगे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उन सभी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जितने भी न्यायिक और सिविल पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, सब क्या करती हैं, एक सहायता के रूप में, एक उसके हेल्पर के रूप में, एक उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के रूप में क्या करती हैं, काम करती हैं। ये आर्टिकल किसके अंदर है? आर्टिकल 144 के अंदर है। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 145, 145 के बारे में लिखेंगे आप। आर्टिकल 145 और आर्टिकल 145 में डैश देकर लिखेंगे आप रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ईटीसी। रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ईटीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 पॉइंट में लिखाऊंगा आपको, और इसके बाद में आपको सारी चीजें अंडरस्टूड हो जानी चाहिए। तो लिखेंगे पार्लियामेंट, लिखेंगे गाइज, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा मैसेज करें आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए जरा लिखें बराबर से। Any law made by parliament, the Supreme Court may from time to time with the approval of the president make rule for regulating generally the practice and procedure of courts, which includes, next line से डैश देकर, नंबर 1 rules as to the persons practicing before the court, यानी वकीलों के लिए क्या कर सकता है, बार काउंसिल के लिए कानून बना सकता है, रूल बना सकता है, कब किसको एज ए एडवोकेट माना जाएगा उसके लिए कानून बना सकता है, रूल बना सकता है। सेकंड रूल्स एज टू प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स, and other matters pertaining to appeal, including the time within which appeal to the court are to be entered.
are to be entered. Next, नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नोट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सभी बच्चों को? टेक्स्ट कीजिए सारे बच्चे, एक बार मुझे टेक्स्ट कीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। गाइस टेक्स्ट मी। गाइस मेरे को आपकी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? टेक्स्ट कीजिए प्लीज़। जी ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए जी बढ़िया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, राइट, सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील की जाएगी, वकीलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, उनको कैसे वो काम करेंगे, है ना, किसको कैसे बेल प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, क्या उसका प्रोसीजर होगा, राइट, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए जो रूल्स है वो कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ में क्या है, संसद बनाती है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको? तो आज के लिए भाई ये इतना ही। इसके अलावा अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ जो है वेट कर रहे हैं बच्चे, हम इसको कभी और इसको कंप्लीट कराएंगे, राइट, आज नहीं हो पाएगा। तो आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बारी जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको करने हैं। ऑल्सो आपको रिप्लाई करना है भारत की पहली महिला जज के बारे में, भारत की पहली महिला जज के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में बनी, उनका आपको नाम बताना है मुझे। इसके अलावा वर्तमान में अभी कितनी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उनके बारे में मुझे बताना है, राइट। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं इसका आपको रिप्लाई करना है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें, कोविड से बच करके रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।